सभी को गुड मॉर्निंग। श्री पटेल एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे मौर्य वंश, जिनका समय है 322 से लेकर 185 ईसा पूर्व। चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध में घननंद का शासन था। वह अत्यधिक क्रूर और अत्याचारी शासक था। कहते हैं कि घननंद ने अपने दरबार में चाणक्य का अपमान किया था। अतः भारत में आदर्श साम्राज्य की स्थापना हेतु चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर घननंद को अपदस्थ किया। मौर्य का इतिहास जानने के स्रोत कुछ स्रोत है, जैसे कि साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत और विदेशी स्रोत। अगर बात किया जाए साहित्यिक स्रोत का, तो साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत देखिए, एक तो अर्थशास्त्र है, दूसरा मुद्रा अक्षस और तीसरा है बौद्ध एवं जैन साहित्य। उसी तरह से पुरातात्विक स्रोत की बात करें तो अभिलेख, सिक्के, भवन और स्थापत्य भग्नावशेष, ये पुरातात्विक साक्ष्य हो जाएंगे मौर्य वंश को जानने के साधन में। और विदेशी यात्रियों की बात करें तो मैगसेंस भी आया हुआ था, डायनोसिस आया हुआ था और वेनसॉन्ग भी आया हुआ था। तो इनसे भी पता चलता है कि मौर्यकालीन स्थिति क्या था। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में अगर बात किया जाए तो देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से अंतिम शासक, मैं इससे पहले क्लास में बताया था, याद होगा कि अंतिम शासक घननंद था, जिसको परास्त कर मौर्य वंश की स्थापना किया। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया। चंद्रगुप्त मौर्य के जाति के संबंध विद्वानों में एक मत नहीं है। ब्राह्मण साहित्य में इसे शूद्र भी कहा है, बौद्ध और जैन भी कहा है कई ग्रंथों में इनको, और इन्हें क्षत्रिय भी माना जाता है। यूनानी लोग चंद्रगुप्त को सेंड्रोकोटस कहते हैं। चंद्रगुप्त का सलाहकार एवं संरक्षक कौटिल्य था। कौटिल्य ने, याद रखिए कि इन्हें चाणक्य भी कहा जाता था। और इनका मूल नाम क्या था, तो आपको याद रखिएगा, विष्णुगुप्त। क्या नाम था मूल नाम इनका? विष्णुगुप्त। यूनानी लेखक प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने 6 लाख की सेना को लेकर संपूर्ण भारत को रौंद डाला और उसे अपने अधिकार कर लिया। कहते हैं जस्टिन ने इस प्रकार के विचार दिए हैं। जस्टिन ने 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने तत्कालीन यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया। याद रखिएगा 305 में जो युद्ध हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच में हुआ था। 305 ईसा पूर्व हिंदुकुश पर्वत में हुआ था। यहाँ लिखा नहीं है, इसलिए आप हिंदुकुश पर्वत याद रखिएगा, ठीक है। और उसके अलावा अब जब ये हार गया तो हारने पर क्या हुआ? हारने पर सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त से करके मैगसेंस को अपने राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त दरबार में भेजा। याद रखिएगा, इस युद्ध में हारा 305 ईस्वी में हिंदुकुश पर्वत युद्ध हुआ था सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के द्वारा युद्ध हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य पर उत्तर पश्चिम में ईरान के या फिर कहें फारस से लेकर पूर्वी बंगाल तक के, और उत्तर में बात करें तो कश्मीर से लेकर दक्षिण में कर्नाटक, मैसूर तक फैला हुआ था। चंद्रगुप्त साम्राज्य मतलब बहुत बड़ा विस्तृत फैला हुआ था। इस तरह से पूरा भारत में कह दो, पूरा नीचे का इलाका। उसी तरह से अपने जीवन के अंतिम चरण में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने पुत्र को सिंहासन सौंप कर चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, जैन धर्म अपना लिया और भद्रबाहु के नेतृत्व पर जैन धर्म की दीक्षा ली। और श्रवणबेलगोलम, ये वर्तमान कर्नाटक मैसूर में है कह दो, में जाकर 298 ईसा पूर्व में सलेखना या फिर उसी को कहते उपवास द्वारा शरीर का उन्होंने त्याग किया। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और चंद्रगुप्त मौर्य के सेनापति पुष्यगुप्त द्वारा गिरनार पर्वत पर सुदर्शन चक्र का निर्माण करवाया। याद रखिएगा, पुष्यगुप्त कौन था? तो इनका एक गवर्नर था, ये सौराष्ट्र का गवर्नर हुआ करता था। किनका? चंद्रगुप्त मौर्य का। ये कई बार प्रश्न पूछा गया, ध्यान रखिएगा। सुदर्शन चक्र का निर्माण किसने करवाया? तो पुष्यगुप्त ने करवाया। पुष्यगुप्त किनके सेनापति हुआ करते थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य का। उसी तरह से अब इसके बाद इसके पुत्र के बारे में बात करेंगे। किनका? चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र, जिनका नाम है क्या? बिंदुसार। इन्होंने, अभी मैं आपको बताया कि बिंदुसार को उन्होंने अपना सिंहासन दे दिया और खुद वो श्रवणबेलगोलम में जाके अपने शरीर का त्याग किया। याद रखिएगा, उपवास के माध्यम से, जिसको शंखलेखा कहा जाता है जैन धर्म में। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात उसका पुत्र बिंदुसार गद्दी पर बैठा। यूनानी लेखों में इसे अमित्र चेष्टक या फिर अमित्र घात भी कहा गया है। स्ट्रैबो के अनुसार सीरिया के शासक एंटियोकस ने डायमेकस या फिर डायमेक्स लिखा है, यहाँ पर कह दो। ये आपको बता दूँ, ये बुक जो है जिस समय आपको पढ़ा रहा हूँ, ये कॉम्पिटिशन कमेटी की बुक है, बहुत बढ़िया बुक है, आप चाहे तो ले सकते हैं। डायमेकस नामक एक राजपूत बिंदुसार के द्वारा भेजा गया था कह दो। और स्ट्रोबो के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया नरेश से 3 चीज़ें मांगी थी। याद रखिए, 3 चीज़ कई बार पूछा भी गया। एक नाम है मीठी मदिरा,
सूखी अंजीर और एक दार्शनिक की मांग की थी। सीरिया सम्राट ने प्रथम 2 मीठी मदिरा और सूखी अंजीर वस्तु भिजवा दी, परंतु किसी अर्थात दार्शनिक के संबंध में यह संदेश भेजा कि यूनानी कानून के अनुसार दार्शनिक को विक्रय नहीं किया जा सकता, मतलब उसको बेचा नहीं जा सकता। इसी समय याद रखिएगा प्लिनी भी आया हुआ था। प्लिनी की अगर बात किया जाए तो देखिए, प्लिनी के अनुसार मिस्र के शासक टॉलमी द्वितीय या फिर फिलाडेल्फ ने डायनोसियस नामक एक राजदूत को मौर्य दरबार में भेजा था। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में विद्रोह हुआ जिसे दबाने के लिए बिंदुसार ने सुसीम को भेजा, पर वह असफल रहा। तब अशोक को भेजा गया। अशोक विद्रोह का दबाने में सफल रहा। कहते हैं बिंदुसार, याद रखिएगा कई बार यह प्रश्न पूछा गया है, मैं आपको फिर बता दूं। बिंदुसार जो है आजीवक संप्रदाय को मानने वाला था। आजीवक संप्रदाय किसने किया? तो मखलीपुत्र घोषाल ने किया। याद रखिएगा मखलीपुत्र घोषाल ने किया था। और ये जैन धर्म से संबंधित, याद रखिएगा। तो आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो मखलीपुत्र घोषाल ने किया। और बिंदुसार जो है, याद रखिएगा, ये आजीवक संप्रदाय को मानने वाला है। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। चाणक्य बिंदुसार का प्रधानमंत्री हुआ करता था, याद रखिएगा। और इन्हीं की ही वजह से चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को परास्त किया। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद पुत्र उसका बिंदुसार था। बिंदुसार का जो है अशोक। अब अशोक के बारे में थोड़ा देखते हैं, क्योंकि देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि अधिकतर प्रश्न इसी से बनता है, अशोक से। अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ? तो 269 ईसा पूर्व में। इससे पहले अशोक उज्जैन का राज्यपाल हुआ करता था। सेहली जनश्रुति के अनुसार अशोक ने सिंहासनारूढ़ होने के लिए अपने 99 भाइयों की हत्या की, ये कहा जाता है। ये सेली जनश्रुति मतलब लोगों के द्वारा जो कहा गया। अशोक के 3 नामों का प्रयोग हुआ है। अशोक, उसी तरह से दूसरा होता है देवनामप्रिय और रक्षक। उसी तरह से प्रथम बार अशोक नामक मास्की के लघु शिलालेख में मिलती है। मतलब अशोक का नाम कहाँ मिलता है? तो मास्की शिलालेख में मिलता है। दिव्यदान में उसका नाम अशोक और पुराणों में नाम अशोक वर्धन कहा गया। मास्की, उदयगोलम, नेट्टूर, गुर्जरा में इन 4 अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक ही मिलता है तथा अन्य अभिलेखों में इनका नाम देवनाम प्रियदर्शी मिलता है। राज्याभिषेक के 8वें वर्ष मतलब 261 ईसा पूर्व में उसने कलिंग पर आक्रमण किया, कलिंग को जीता। याद रखिएगा, कलिंग को जीतने के बाद ही तो उनके हृदय परिवर्तन होता है, क्योंकि इतने सारा नरसंहार होता है। तो कलिंग युद्ध में तथा उसके परिणाम के विषय में अशोक ने 13वें शिलालेख में विशेष सूचना प्राप्त होती है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार कलिंग हाथियों के लिए प्रसिद्ध था। इन्हीं हाथियों को प्राप्त करने के लिए अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। अशोक के अभिलेखों से यह स्पष्ट होता है कि उसका साम्राज्य उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में या फिर दक्षिण में कर्नाटक, पश्चिम में काठियावाड़ या पूर्व में बंगाल में की खाड़ी तक फैला हुआ था। मतलब पूरा विस्तार था। देखिए ऊपर अगर उत्तर पश्चिम को आया तो अफगानिस्तान तक फैला हुआ था, ये अफगानिस्तान तक, और दक्षिण में कहे तो कर्नाटक तक, और पश्चिम में कहे तो काठियावाड़, और पूर्व में कहेंगे तो बंगाल तक की खाड़ी तक फैला हुआ था। अशोक के अभिलेख की अगर बात किया जाए, देखिए क्योंकि जब भी प्रश्न अधिकतर पूछा गया है तो अशोक के अभिलेख से ही प्रश्न आता है। तो भारतीय इतिहास में अभिलेखों की परंपरा अशोक ने शुरू की। अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी और प्राकृतिक लिपि में लिखा गया। ध्यान रखिएगा, अधिकांश अभिलेख किसमें लिखा है? ब्राह्मी लिपि और प्राकृतिक लिपि में। परंतु अशोक के काल में राजकीय पाली भाषा भी थी। अशोक के अभिलेखों की सर्वप्रथम खोज 1750 में टी कैथलर ने की थी, परंतु अशोक के अभिलेखों को 1837 में जेम्स पेनिसम ने पढ़ा था। ये भी कई बार प्रश्न पूछा गया, याद रखिएगा। अशोक के अभिलेखों में सर्वप्रथम खोज में 1750 बताया और 1837 में क्या इसको सबसे पहले बार पढ़ा गया था। अशोक के कुल 14 अभिलेख मिले, याद रखिएगा। अशोक के कुल 14 शिलालेख मिले, जो 7 इस पर और 7 स्तंभ अभिलेख मिले हैं। शिलालेख की बात किया जाए तो अशोक के 14 शिलालेख में कुल 8 स्थानों पर प्राप्त हुए। ये 8 स्थान शाहबाजगढ़ी, मानसेहरा, जौगढ़, धौली, सोपरा, कालसी, एरेगुड़ा, गिरनार, ये सभी देख लीजिए। शाहबाजगढ़ी कहाँ है? तो पाकिस्तान में। मानसेहरा कहाँ है? तो ये पाकिस्तान में। ये दोनों खरोष्टी लिपि पर लिखा गया, याद रखिएगा। जौगढ़ उड़ीसा में, धौली भी उड़ीसा में, सोपरा भी महाराष्ट्र में, कालसी उत्तराखंड में, और एरागुड़ी आंध्र प्रदेश में, और गिरनार गुजरात में है। ठीक है, तो ये 8 स्थानों पर मिला है। देखिए मैं अभी आपको बताया था, याद करो। 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। ये कई बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, तो आपको याद होना चाहिए। 13वें शिलालेख में क्या है? तो कलिंग युद्ध के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है,
कई बार इसको पूछा गया है। और 14वें शिलालेख में क्या लिखा है, तो देखिए यहाँ पे लोगों को धार्मिक जीवन व्यतीत कैसे करना चाहिए इसके बारे में लिखा गया। ठीक है, स्तंभों की बात करें तो मैं आपको बताया कि प्रयाग में इसका है, जो कौशाम्बी में पहले था, याद रखिएगा। वर्तमान में अकबर के किला में है। कभी आपको इलाहाबाद जाने का मौका मिले तो वहाँ जा सकते हैं, वहाँ बिल्कुल आपको देखने को मिलेगा। प्रयाग में स्तंभ लेख है। इसका नाम रानी अभिलेख भी हुआ है, कई बार इसको ये पूछा गया है। तो रानी अभिलेख के नाम से कौन अभिलेख जाना जाता है, तो याद रखिए प्रयाग अभिलेख को कहा जाता है। उसी तरह से दिल्ली मेरठ में स्तंभ है, इसका अन्य नाम छोटी लता भी है। दिल्ली में टोपरा स्तंभ भी है, जिसके अन्य नाम बड़ी लता है। याद रखिए, छोटी लता कहेंगे दिल्ली मेरठ वाले हैं, और दिल्ली टोपरा में बड़ी लता के नाम से। और रामपुर स्तंभ अभिलेख ये बिहार में, याद रखिएगा। उसी तरह से बौद्ध धर्म, अशोक और बौद्ध धर्म के बारे में बात किया जाए तो देखिए, अशोक ने निग्रोध के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म को अपनाया था तथा उपगुप्त ने बौद्ध धर्म में दीक्षा दिया था। मतलब उपगुप्त ने क्या किया था, बौद्ध धर्म में इसको दीक्षा दिया था, किनको, अशोक को। अपने शासनकाल के 10वें वर्ष में बोध गया की यात्रा की और 20वें वर्ष में लुम्बिनी ग्राम की यात्रा की थी उन्होंने। ठीक है, उसी तरह से उसने लुम्बिनी में के कर को संशोधित कर केवल 1/8 भाग के रूप में ही घोषणा किया। अशोक का अगर धर्म की बात किया जाए, धर्म मतलब होता है धर्म या नियम का था, या भिक्षुओं के लिए गया नियम था। तो कलिंग युद्ध के पश्चात हुए अपार जनधन की हानि से अशोक का मन द्रवित हो उठा और अशोक ने मेरी घोष नीति के स्थान पर धम्म घोष की नीति उन्होंने अपनाया। और धम्म पाली भाषा का शब्द था, याद रखिएगा। अशोक का धर्म कोई पृथक धर्म न होकर आचार संहिता थी, जिसे अशोक ने अपनी प्रजा के उत्थान एवं कल्याण के लिए गठित किया था। धर्म के प्रचार प्रसार हेतु धम्म महामात्रों की नियुक्ति की थी उन्होंने। धर्म के प्रचार हेतु अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र को और पुत्री संघमित्रा को, याद रखिएगा, उन्होंने श्रीलंका भेजा था। ये कई बार पूछा भी गया है। इसी धर्म की परिभाषा अशोक ने राहुलोवाद से ली है, जिसका मूल लक्ष्य स्वर्ग की प्राप्ति है। राज्य के कर्मचारियों के लिए प्रादेशिक रज्जुकों तथा युक्तियों के प्रति 5वें वर्ष में वह धर्म प्रचार हेतु यात्रा पर भेजा था। कहते हैं कि भब्र या विराट लघु शिलालेख में अशोक के धर्म का उल्लेख मिलता है तथा उसने बौद्ध धर्म के अनुयायी होने का वर्णन किया है। अशोक के उत्तराधिकारी की अगर बात किया जाए तो देखिए, अशोक के उत्तराधिकारी की बात करें तो उसका पुत्र कुणाल गद्दी पर बैठा। कुणाल जालोक कश्मीर तथा बीरसन गंधार का शासक हुआ करता था। मगध साम्राज्य का अंतिम शासक बृहदत्त था। पुष्यमित्र शुंग ने बृहदत्त को वध कर दिया और यहाँ पर शुंग वंश की स्थापना होती है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम लोग मौर्योत्तर काल जो पढ़ेंगे, इसमें शुंग वंश मतलब ब्राह्मण काल के बारे में बात करेंगे। तो अशोक के पुत्र था कुणाल को समय शासन किया। कुणाल के बाद संप्रति के बाद दशरथ के बाद नाम आता है बृहदत्त का। तो बृहदत्त को अंतिम शासक माना जाता है। ठीक है, किसको अंतिम शासक माना जाता है इस वंश का, तो ये याद रखिएगा, बृहदत्त को परास्त किसने किया, तो पुष्यमित्र शुंग ने। तो यहाँ पर शुंग वंश शुरू हो जाएगा, या फिर मौर्योत्तर काल कहेंगे, जिसमें पुष्यमित्र शुंग और उनके पुत्र अग्निमित्र शुंग के बारे में पढ़ेंगे विशेष। ठीक है, आज के लिए क्लास इतना। कल हम लोग देखेंगे क्या, मौर्यों का प्रशासन के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि अधिकतर प्रश्न जो पूछा जाता है मौर्य प्रशासन से भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद।